बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले मैं अपने लेक्चर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बड़ी डिटेल में समझा चुकी हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल कॉन्टीन्यूस है, हमारा कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो उसकी जब हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं और उसकी जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो वो हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनकर आती है। कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल देखनी है तो मेरे इससे पिछला लेक्चर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है, बड़े डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ से आप इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। अब जो हम देखेंगे वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में फ़िक्स हैं। मींस कि हम कोई भी क्वेश्चन अगर उठा लेंगे, अगर वो क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा तो उसमें जो बातें मैं आपको करवाऊंगी ये बातें मौजूद होंगी। ये बातें मतलब नेसेसरी हैं कि ये होनी चाहिए, उसमें लाजमी मौजूद होंगी ये बातें। उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये चीज़ें होंगी। फर्स्ट, सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर 1 हम इसको लिखते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूस मैंने अभी आपको डिटेल में बता दिया कि कॉन्टिन्यूस अगर हमारा रैंडम वेरिएबल है और हम उस रैंडम वेरिएबल की जब प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनती है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनती है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी रेंज जो है वो हमारे पास चलती है जी -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। मींस इसकी रेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ एक्स मतलब जो भी अगर एक रैंडम वेरिएबल एक्स है तो उसकी रेंज जो होगी वो हमारे पास एक्स की रेंज चलेगी जी -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। एक्स हमारा चलेगा +इन्फिनिटी तक। ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब मुसलसल चलता है। हम इसे यूँ नहीं कह सकते जिस तरह डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। हमने बाइनोमियल और पाइथन पढ़ी है इससे पहले, तो उसकी रेंज फिक्स थी। मतलब बाइनोमियल की रेंज हमारे पास थी 0 से लेकर n तक, और पाइथन की जो रेंज थी वो भी 0 से स्टार्ट हो रही थी और आगे क्योंकि उसका n बढ़ता है बाइनोमियल का तो वो पाइथन की तरफ टर्न करता है, इसलिए 0 से इन्फिनिटी तक थी। लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इसकी जो रेंज होगी वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जाएगी। इसका ग्राफ मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। अगर हम इस वेरिएबल को ग्राफ पे ड्रा करें तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होगा तो ये एक ग्राफ ऐसा होगा, मतलब ये ऐसे स्मूथली ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है उसके बाद ये फिर वापस डाउन होना शुरू हो जाता है इसका। तो इसकी रेंज हम यहाँ से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लेते हैं, मतलब चलता जा रहा है इसका, और बिल्कुल जो इसके सेंटर है वहाँ पे आपका 0 आ जाता है। ये इसका सेंटर होता है जहाँ पे इसकी पीक वैल्यू होती है ऐसे। तो x की वैल्यूज़ यहाँ पर आपकी लाई करती हैं ऐसे, यानी x की वैल्यूज़ आपकी यहाँ से -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक चलती है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक आपका कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आती है। अच्छा जी, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आएगी। ये चीज़ हम डिस्क्रीट में भी पढ़ चुके हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी आपकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी 1 के बराबर आने का मतलब क्या है? देखें, यहाँ से ये हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पे हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, और यहाँ पर जो अंदर ये जो एरिया है, ये जो बातें चल रही हैं, ये जो यहाँ से एरिया होगा ये हमारी प्रोबेबिलिटी को बताएगा यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, अब देखें इसका मतलब क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी, ये टोटल जो एरिया होता है वो अगर हम तमाम एरिया को प्लस करें तो इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास 1 के बराबर आएगी, =1 होगी। ये चीज़ हम डिस्क्रीट में भी पढ़ चुके हैं। डिस्क्रीट में हम इसी बात को कह रहे होते थे समीशन के थ्रू, मतलब आप लिखते थे डिस्क्रीट में कि समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1। इसका मतलब भी ये था कि जब आप तमाम, अगर जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट की जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को बारी बारी प्रोबेबिलिटी निकाल के एक आप टेबल बनाते थे, और अगर प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम को हम जमा करते थे तो वो 1 के बराबर आता था।
अब ये बात थी क्योंकि प्लस डिस्क्रीट में किया जा सकता है, कॉन्टिन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती है उसमें हम प्लस नहीं कर सकते, वो मुसलसल चल रही हैं, उसमें जो हम प्लस का काम होता है वो इंटीग्रेशन के ज़रिए करते हैं या ठीक है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, यानी अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी या टोटल जो एरिया होगा प्रोबेबिलिटी का, वो आपके पास किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब है हम इस बात को ऐसे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी से x की जो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और इन्फिनिटी तक ये 1 के बराबर होगी, ये चीज़ भी फिक्स है। मींस जिस तरह से हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट में कहते थे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में कि आपकी तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप जमा करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा, इसी तरीके से क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी चलेगी x की वैल्यू, तो अगर हम इनकी तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करेंगे तो वो हमारे पास 1 के बराबर आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जमा करने को। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि मॉड और मैक्सिमम ऑर्डिनेट इसका क्या होता है। थर्ड, मॉड एंड मैक्सिमम ऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये क्या कहना है। मॉड का लफ्ज़ नया नहीं है हमारे लिए ना। मॉड का लफ्ज़ होता है जहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो हमारा मॉड कहलाता है। और मैक्सिमम ऑर्डिनेट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे आपका ग्राफ मैक्सिमम सबसे ऊंचाई पर है। अब देखें मैक्सिमम ऑर्डिनेट, यहाँ ये जो आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका मीन, मीडियन और मॉड तीनों के तीनों बराबर होते हैं हमेशा। यानी मीन बराबर होता है मीडियन के और मीडियन बराबर होता है मॉड के। अब ये किस तरीके से बराबर होता है देखें, ये ग्राफ आपके पास बना हुआ है। अगर हम इसका मीन निकालें, मीन का मतलब होता है कि आपने तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड कर्व है जिसको अगर हम प्लस करें तो बिल्कुल उसके सेंटर में मीन निकल कर आता है। मीडियन भी बिल्कुल सेंटर में आएगा, क्योंकि जैसे इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद देखें यही बिल्कुल इसका सेंटर बनेगा। मॉड का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले पॉइंट को आप मॉड कहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आपका कर्व सबसे ऊपर है, इसी पॉइंट के ऊपर आपकी सबसे ऊंचाई है, तो यही पॉइंट जो होगा जहाँ पर आपका मीन होगा वही आपका मॉड होगा, वही आपका मीडियन होगा। अब यहाँ पर मॉड का पूछा गया है कि मॉड क्या है, तो हमें ये तो पता है कि मॉड हमारा वही होता है जो कि हमारा मीन है। मीन्स हमारा एक ही मॉड होता है, इसमें ये कर्व हर पॉइंट पे टर्न हो रही है, चेंज हो रही है। देखें यूँ नहीं है जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और, ये हर पॉइंट पे इसकी ये टर्न हो रही है, टर्न इस तरह से। तो इसका सिर्फ एक ही मॉड बनता है। हम ये नहीं कह सकते कि जो वैल्यू यहाँ होगी वही यहाँ होगी, नहीं, ये थोड़ा सा पॉइंट इससे चेंज है, पोजिशन पर है। ये अगर बिल्कुल इसके साथ भी आप पॉइंट लेंगे ना, वो इससे चेंज पोजीशन पे, वो थोड़ा सा नीचे हो गया इससे। मतलब इसका सिर्फ एक ही मॉड होता है और वो मॉड वहाँ पे बनता है जहाँ इसकी जो कर्व है उसको सबसे ऊंचाई पर है। जिस पॉइंट पर इसके सबसे ऊंची कर्व है, मतलब यहाँ पर आपका एक मॉड होगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनी मॉडल होती है। यूनी मॉडल मतलब एक ही मॉड होता है इसका, और मॉड सबसे ऊंची वाली पोजीशन पर होता है, और इसका मॉड बराबर होता है म्यू के। मतलब मीन, मीडियन, मॉड, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इसकी बराबर होती हैं, और ये किसके बराबर होती हैं, म्यू के बराबर होती हैं। अब जी आता है सवाल मैक्सिमम ऑर्डिनेट। मैक्सिमम ऑर्डिनेट मतलब वो पॉइंट एक्स की वो वैल्यू जिस पे सबसे ऊंचाई है। अभी हमें पता चला है कि अगर आप एक्स की यहाँ पे बात लेंगी तो ये जहाँ पर इसका मॉड है वहीं पर आपकी एक्स की सबसे वो वैल्यू होगी जहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट होगा, मतलब कर्व का सबसे ऊंचा पॉइंट। तो हम कह रहे हैं इस पॉइंट पर सबसे ऊंचा है, यही वो पॉइंट है जहाँ पे मीन, मीडियन, मॉड बराबर होते हैं। मीन्स ये पॉइंट आपका म्यू होगा। तो जब हम इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकालने लगेंगे तो आप इस तरीके से निकालेंगे। देखिए हमारे पास फंक्शन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा 2 पाई का अंडर रूट 2 पाई का अंडर रूट और e -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब देखें जब मुझे मैक्सिमम ऑर्डिनेट में निकाल रही हूँ तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट में x के पॉइंट पे ये वाली x की वैल्यू उस वो पॉइंट लूँगी जहाँ पर मेरे पास सबसे ऊंचाई है। इस कर्व में सबसे ऊंचा पॉइंट वही है जहाँ पे म्यू होगा। इट मीन्स यहाँ पे हम पुट कर देंगे म्यू माइनस म्यू, ऐसे, क्योंकि x की वही वैल्यू जहाँ पे म्यू है वहीं पे सबसे ऊंचा पॉइंट है।
ये आ गया जी म्यू माइनस म्यू। जब ये म्यू माइनस म्यू लिखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं वो जीरो हो जाता है, और ई की पावर जीरो क्या आ जाएगी आपके पास, वन आ जाएगा। तो ये जो पूरी टर्म होगी ये वाली, ये आपके पास हो जाएगी वन। इसका मतलब तो आपके पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट रह जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा 2 पाई का अंडर रूट। मीन्स अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकालें, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपने फौरन जहन में रखना है जी इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट 1/सिग्मा 2 पाई अंडर रूट होता है। आपने उस क्वेश्चन के अंदर से सिग्मा की वैल्यू उठानी है, आपको सिर्फ सिग्मा चाहिए और आप मैक्सिमम ऑर्डिनेट बता सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स होती है। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, उसका अंडर रूट लेना है और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सिग्मा ये है, आप इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकाल कर दिखाएं। तो आपके ये फार्मूला आपके लिए यूजफुल होगा। उस फार्मूले में आपने क्या, उस क्वेश्चन में आपने ये फार्मूला पुट करना होगा और मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अच्छा जी, ये हमारा हो गया तीसरा। अब आते हैं हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सिमेट्रिकल होती है। यहाँ पे मैं इसकी लिख रही हूँ फोर्थ, इसकी प्रॉपर्टी मीन्स ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर सिमेट्रिकल कहते हैं, अगर मैं इस कर्व को, जैसे मैं आपको इसकी कर्व से समझा रही हूँ, इसकी कर्व को मैं अगर दरमियान से बिल्कुल हाफ करूँ ना, तो दोनों साइडें इसकी बराबर होंगी। मीन्स जो पोर्शन इधर होगा वही साइड इसकी इस साइड पर होगी। यहाँ से अगर मैं इसको हाफ कर देती हूँ तो जो जो यहाँ पर चल रहा होगा वही यहाँ पर होगा। जिस तरह से सिमेट्रिकल का मतलब है, हम मिरर के सामने अगर खड़े होते हैं तो मिरर में हमारा ही अक्स नज़र आता है, हमारी रिफ्लेक्शन होती है। जो मिरर के पीछे नज़र आ रहा है वही मिरर के इस साइड पर नज़र आ रहा होता है। तो ये बात होती है सिमेट्रिकल, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। इट मीन्स कि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसका जो चीज़ यहाँ पर है, जितने गैप से यहाँ पर होगी उतने ही गैप से यहाँ पे पॉइंट होगा। मीन्स यहाँ पर अगर -1 है तो उसी फासले पे यहाँ पे +1 होगा। जितने गैप से यहाँ पे -2 है उतने ही गैप से आगे +2 होगा। ये चीज़ कहलाती है सिमेट्रिकल। मतलब थोड़ी सी ऑपोजिट, माइनस और प्लस का फर्क है। बिल्कुल सेम वही केस जैसे हम मिरर में होते हैं। हमारा मिरर के अंदर अगर हमारी राइट साइड है तो वहाँ पर लेफ्ट नज़र आ रही होती है, और अगर हमारी लेफ्ट साइड है तो वहाँ पर राइट नज़र आ रही होती है। इसी तरीके से यहाँ जो +1 है इस साइड पे सेम डिस्टेंस में -1 होगा। ये चीज़ कहलाती है सिमेट्रिकल। इसी वजह से हम जब इसके वो पार्टीशनिंग करें, मतलब इसमें क्वार्टाइल्स देखें, इस कर्व के 4 हिस्से अगर हम करें तो वो किस तरीके से होंगे, देखें। एक हिस्सा अगर इसका यहाँ पर आ जाता है, दरमियान ये बन जाएगा, तो तीसरा हिस्सा इसका यहाँ आ जाएगा। ये इसका Q1 होगा, ये इसका Q3 हो जाएगा। इस तरीके से मीन्स म्यू से Q1 और Q3 सेम डिस्टेंस पे होंगे। अगर हम म्यू से माइनस करेंगे सेम चीज़ को तो वो Q1 पे पहुंच जाएंगे, सेम डिस्टेंस को, ये वाला जो दरमियान में डिस्टेंस है। और अगर हम म्यू में वही डिस्टेंस प्लस करेंगे तो हम अगले Q3 तक पहुंच जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिकल मीन्स ये है कि अगर आप म्यू में से माइनस करें कोई भी वैल्यू, देखें ना, ये जो Q1 है ये हमारा 25% एरिया होता है। ये हमारी x की वो वैल्यू होगी जो 25% को कवर कर रही होगी, और जो Q3 है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी किसी भी डाटा की या किसी भी कर्व का 75% पोर्शन कवर हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे x की वो वैल्यू होगी जो 0.75, प्रोबेबिलिटीज़ में पॉइंट्स में लेते हैं हम, जो 75% एरिया को कवर कर रही है। ये परसेंट की बात है तो परसेंट को मैंने 100 से डिवाइड करके लिख दिया 0.75। इट मीन्स कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जी x यहाँ से यहाँ तक का गैप और यहाँ से यहाँ तक का गैप दोनों के दोनों सेम होते हैं। अगर हम x 0.75 में से माइनस करें म्यू को तो वो बराबर आ जाता है हमारे पास म्यू माइनस 0.25। ये हमारी सिमेट्रिकल चीज़ है। सिमेट्रिकल चीज़ ये इस डिस्टेंस को शो कर रही है। अगर हम यहाँ से प्लस के है, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर इसमें से इसको माइनस करके आएगा। इक्वी डिस्टेंस हैं ये सारे के सारे। इस बात को हम कहते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप दूसरी साइड पे देखेंगे तो वही चीज़ होगी जो कि आपकी पहली साइड पर मौजूद है। आगे आता है स्पेशल एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब क्या है जी? इसकी 5th प्रॉपर्टी आती है स्पेशल एरिया अंडर द कर्व।
ये कुछ एरियाज हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें मिलते हैं और हमें वो क्या फ़ायदा देते हैं ये भी मैं आपको क्लियरली करके बताती हूँ कि ये हमें क्या बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम अपने डाटा को खो देते हैं, हमारे पास डाटा मिसप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास क्लास है, मैंने उस क्लास का टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आ गया उनके मार्क्स का, और मैंने उस रिकॉर्ड का मीन और वेरिएंस निकाल लिया। मैंने अपने जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनका जो मार्क्स आए उसका एवरेज भी निकाल ली और उनकी वेरिएंस भी निकाल लिया कि उनमें कितनी वेरिएशन है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ जी, लिस्ट जो थी वो मुझसे मिसप्लेस हो गई, गुम हो गई, मेरे पास लिस्ट नहीं रही, वो पूरी पेपर्स गुम हो गए अक्सर। लेकिन ये जो हमारे पास स्पेशल एरियाज़ हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, इनकी मदद से मैं ये आंसर बता सकती हूँ कि मेरे कितने % स्टूडेंट्स के नंबर किस रेंज में थे। मीन्स ये स्पेशल एरिया जस्ट मीन और वेरिएंस को यूज़ करते हुए आपको ये बता देंगे कि आपके कितने स्टूडेंट्स के नंबर इस रेंज में थे। अब किस तरीके से हैं ये स्पेशल एरियाज़, क्या होते हैं आपके, ये 3 किस्म के एरियाज़ हैं, 1, 2 एंड 3। ये क्या कह रहे हैं आपसे, देखें, ये कहते हैं सबसे पहले है म्यू प्लस माइनस सिग्मा। इसका मतलब है कि जी 68.27%। अच्छा जी, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, ये सारी बात मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। 95.45% कहते हैं, इसमें आता है जी। और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, इसमें आता है जी 99.73%। ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखें। अब मैंने आपसे कहा, मैंने टेस्ट लिया एक क्लास का, टेस्ट लेने के बाद उनकी एवरेज निकाली, मेरे पास एवरेज निकल कर आ गई, फ़र्ज़ करते हैं 100 मार्क्स में थे, और मैंने उनका सिग्मा निकाला तो वेरिएशन मेरे पास उसमें आ गई 4, सिग्मा आ गया 4। अब जी टेस्ट की लिस्ट गुम हो चुकी है, पेपर गुम हो गए, और मुझे बताना है कितने स्टूडेंट्स किस रेंज में थे, अपना रिजल्ट देना है। देखें, ये जो तीनों बातें हैं ना, ये हम मुझे ये बता देंगी। जैसे मैं अगर पहले रूल को करती हूँ, पहला एरिया लेती हूँ, वो आपसे कहते हैं म्यू प्लस माइनस सिग्मा। इसका मतलब है कि एक दफ़ा म्यू में से माइनस कर दो सिग्मा को और फिर म्यू में प्लस कर दो सिग्मा को। तो मैं यहाँ पर करती हूँ जी, अगर मैं म्यू में से माइनस करती हूँ सिग्मा को, 50 में से माइनस करती हूँ 4 को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 46, और मैं 50 में प्लस करती हूँ 4 को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 54। इसका मतलब ये होगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनमें से 68% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 46 से लेकर 54 की रेंज में थे। ये एरिया मुझे ये बता रहा है। अब जैसे जैसे मैं अपना एरिया दूसरा यूज़ करूँगी, वो मेरे पास मेरी जो परसेंटेज है, मतलब लेंथ जो है स्टूडेंट्स की, वो बढ़ा देंगे। अब ये जो सेकंड एरिया है, ये आपसे कहता है म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा करें। मीन्स सिग्मा को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर म्यू में से प्लस करें और माइनस करें। जब मैं सिग्मा को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 8, यानी 2 सिग्मा इज इक्वल टू 8। अच्छा जी, अब मैं म्यू में से 8 को एक दफ़ा माइनस करती हूँ, एक दफ़ा प्लस करती हूँ। 8 में 8 को माइनस करूँगी तो ये आ जाएगा जी 42, और 8 को प्लस करूँगी तो ये 58। अब ये कह रहे थे 68.27% स्टूडेंट्स, ये रेंज इसने बढ़ गई, इंटरवल बढ़ गया। अब वो कहेंगे कि 42 से 58 के दरमियान में तकरीबन 95.45% स्टूडेंट्स थे जिनकी नंबर 42 से 58 के दरमियान में थे। अच्छा, मज़ीद अगर सारे स्टूडेंट्स के नंबर देखना चाहते हैं तो हमारा ये जो तीसरा एरिया है ये बताएगा आपको। बस ये कहेंगे कि 2 सिग्मा ना यूज़ करें, 3 सिग्मा यूज़ करें। अच्छा जी, 3 सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा, 4 सिग्मा है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 12 आ गया। अच्छा, ये 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 50 में से 12 को माइनस करते हैं। 50 में से मैं 12 को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस करेंगे 40, 40 में से हमारा 2 गया तो ये 38, और जी 50 में मैं 12 प्लस करूँगी तो 62। ये कहते हैं कि 38 से 62 तक आपके तकरीबन सारे स्टूडेंट्स के नंबर है 99.73। तो आपको विद द हेल्प ऑफ मीन एंड वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन हम ये बता सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स किस रेंज में थे। ये स्पेशल एरिया हमें यूँ हेल्पफुल होते हैं। ये स्पेशल एरिया अंडर द कर्व है, मतलब आप इनको यूज़ करके अगर आपका डाटा मिसप्लेस हो गया है, आपका गुम हो गया है डाटा, लेकिन आपके पास जस्ट मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है, तो आप उसकी मदद से ये आंसर बता सकते हैं कि आपके जो वैल्यूज़ हैं वो किस रेंज में लाई करती थी। ये आता है स्पेशल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है मीन, क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन। मीन, क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का
मीन क्या होता है, क्वार्टाइल क्या होते हैं और क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, ये इसको आपको मैं बता देती हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। मीन हमें पता है, इसका मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। मीन इसका होता है जी म्यू, म्यू इसका मीन है, ये आ गया, ये इसका मीन है म्यू, क्योंकि मीन, मीडियन और मॉड इसका फिक्स होते हैं। अच्छा जी, अब इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन जाहिर सी बात है वही पॉइंट दरमियान में होगा इसका, यहाँ पे, यहाँ 0.25 है, यहाँ पे 50% एरिया होगा आपका। उसके बाद Q1 और Q3, ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि Q1 होगा x की वैल्यू जहाँ 0.25 है और Q3 होगा जहाँ पर आपकी x की वैल्यू 0.75 है। तो आपके पास एक क्वार्टाइल डेविएशन आपको पता है इस तरह से निकालते हैं हम। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होता है जी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, हम इस तरह से निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब है कि क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब Q3 तो हमने कहा है x 0.75 है और जहाँ पे 75% एरिया कवर होता है, और Q1 का मतलब है जहाँ पर आपके पास 25% एरिया कवर होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपके पास Q1 और Q3 मौजूद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, आपने ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसे पुट कर सकते हैं। और इन केस डायरेक्ट BS के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डायरेक्ट इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक रूल निकल कर आया है जी कि क्वार्टाइल डेविएशन बराबर निकलता है 2/3 सिग्मा के। मींस अगर आपके क्वेश्चन के अंदर जस्ट आपको सिग्मा दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है कि आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालें, तो आपने उस सिग्मा को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपकी क्वार्टाइल डेविएशन निकल कर आ जाएगी। आपको लंबे काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपल इसी तरीके से आप निकल आएंगे। इसके अलावा एक और रूल भी है कि अगर आपको Q1 भी नहीं निकाला जा रहा, Q1 और Q3 का, कि आप Q3 कैसे निकालेंगे, तो इसके भी फार्मूले हैं कि अगर आप म्यू में प्लस कर देंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस को कैलकुलेट किया गया है बाकायदा फार्मूलों से, रूल से ना, तो वो डिस्टेंस हमारे पास निकल कर आया है जी 0.6745 सिग्मा। मींस जो वेरिएशन चल रही है ना यहाँ पे इसके अंदर, उसको 0.6745 सिग्मा से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो वेरिएशन आ जाती है। तो आपने अगर Q1 निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये Q3 के लिए तो हमने आगे जाना होता है, तो म्यू में प्लस कर देंगे, और Q1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, म्यू में से इसी को माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6745 सिग्मा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपने ज़बानी याद करने हैं। हम नेक्स्ट जब आप करेंगे ना क्वेश्चंस, तो इन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। अब ये देखें, अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ को आपको क्लियर करूँगी कि इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं हाजिर होंगी, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि मीन, क्वार्टाइल डेविएशन किस तरह से आगे अप्लाई किया जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।